गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने एआईबी के कॉन्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम 50 क्वेश्चंस आगे देखेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है एआईबी एग्जाम को लेके है। एआईबी एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं मेजर प्लस माइनर, कोशिश की जाएगी हर एक मेजर एक्ट के 100 क्वेश्चन और माइनर एक्ट के लमसम 30 to 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए जाए। लेकिन ये वीडियो डेली इवनिंग में 7 बजे आने वाली है, तो आप डेली इवनिंग में 7 बजे प्रिपेयर रहिए। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चंस देखे थे। अब एआईबी के एग्जाम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में से अगर अपने 100 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो लमसम अपने 7 to 8 क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से आने की 100% संभाव्यता है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आप क्वेश्चन सुनो, अगर इसका आंसर आता है आपको तो उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखो, और जो भी आंसर आप कमेंट्स में लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर लिखो, देन उसका आंसर ए बी सी या डी है। और प्लस अगर आप मेंबर हो तो मेंबर के लिए अलग अलग से ए बी सी डी के इमोजीज दिए, तो आप उनका यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन है, नागरिक को दिए गए अधिकार केवल है, मतलब कि सिटीजन को जो राइट दिए गए हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20 या 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए या आर्टिकल 25। तो नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं वो कौन से हैं? आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मानव तस्करी निषिद्ध है और इसका कोई उल्लंघन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दंडनीय बनाया गया है? देखो, हमें यहाँ पर बता रहा है कि जो ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग की जाती है उनको प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के? 21 में नहीं है, 22 में नहीं है, 23 में नहीं है, 24 में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का डी आंसर हमारा सही है कि आर्टिकल 24 में ह्यूमन की ट्रैफिकिंग के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष संविधान सभा ने अधिप्रमाणित किया किस बारे में? दांडिक विधि के बारे में, संविदात्मक विधि के बारे में, कराधान विधि के बारे में, या भारत के संविधान के बारे में? तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। तो 55 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। पता है कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावर दी गई है जब उनका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। कब जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है? जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं है, या संसद के दोनों सदन सत्र में है, ये तो नहीं होता, किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में है, या उपरोक्त में से ए या सी में उल्लेखित परिस्थितियां विद्यमान है। देखो, यहाँ पे ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कब जारी करता है। देखो, जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं है तब कर सकता है, या हमें बताया है कि संसद का कोई एक सदन सत्र में होता है। अगर ए और सी की कंडीशन अवेलेबल है तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 56 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति को आप अपने पद से कब हटा सकते हो? देखो, राष्ट्रपति क्या होता है? संविधान का प्रमुख होता है। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तब राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान की प्रस्तावना सरकार पर कोई सार्वजनिक शक्ति प्रदत्त नहीं करती है। ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना सरकार पर कोई सार्वजनिक शक्ति प्रदत्त नहीं करती। एकदम सही बात की हुई है, क्योंकि प्रियम्बल में हमें गवर्नमेंट की किसी पावर के बारे में कोई चीज नहीं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के अधीन
भारत के नागरिक को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध नहीं है? नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार जो नहीं दिया गया है? निजता का अधिकार दिया गया है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया, स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार दिया है, और प्रदूषण मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार दिया है। मतलब कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि हमें मरने का राइट नहीं है, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये आर्टिकल 21 में क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल 323 ए एक अधिनियमित द्वारा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। अब देखो आर्टिकल 323 ए का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कि आर्टिकल 323 ए एक अधिनियमित द्वारा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान करता है कि शासकीय सेवकों की भर्ती से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु, ठीक है, शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु, ये भी ठीक है, शासकीय सेवकों की संपत्तियों से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु कोई बात नहीं की गई है, लेकिन भर्ती के बारे में और सेवा की शर्तों के बारे में बात की है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट आर्टिकल से हमारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, संविधान की डैश 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 प्रयोग करने पर इसके किसी प्रावधान की किसी अस्पष्टता का निवारण करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रावधान की अस्पष्टता का निवारण करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रस्तावना का यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रियम्बल को देख के ये बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आगे क्या क्या चीजें बताई गई है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अस्तित्व में आई थी नवंबर 1945, दिसंबर 1946, जनवरी 1946, तो ये आई थी दिसंबर 1946 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों को गारंटी किए गए हैं, सरकार की समस्त शक्तियों पर सीमाएं अधिरोपित करते हुए शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध नागरिकता के अधिकारों की संरक्षा करते हैं, केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त सभी शुद्ध है। अब यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का हमसे शुद्ध और अशुद्ध पूछ रहा है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो 3 बातें बताई है वो सभी सही है? यस, सभी बातें यहाँ पर सही बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विदेशी नागरिक भारत का संविधान द्वारा गारंटी लिए गए हकदार नहीं है। अब विदेशी जो नागरिक है, फॉरेन कंट्री का जो पर्सन है, वो संविधान द्वारा गारंटी दी गई हकदार नहीं है। किस चीज के लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स के लिए उसे कोई गारंटी नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हेतु एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में अभिवचन के दृढ़ नियमों का अनुसरण नहीं करेगा, इस बारे में असम्यक जोर नहीं देगा कि किस पर सिद्ध करने का भार है, एक निरुद्ध द्वारा जेल से भेजा गया एक पोस्ट कार्ड न्यायालय को सक्रिय हेतु पर्याप्त है, उपरोक्त सभी कथन शुद्ध है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में ये सारे ही सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 263 ए के अनुसार एक अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के मध्य समन्वय हेतु स्थापित की जाएगी, जो राज्यों के मध्य व्युत्पन्न विवादों की जांच करेगी और सलाह देगी, सर्वनिष्ठ हित की विषय वस्तु का अन्वेषण करेगी, विवेचन करेगी, किसी विषय पर संस्तुति करने हेतु नीति एवं क्रियान्वयन का बेहतर समन्वय स्थापित करेगी। तो ये सारे काम अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के मध्य स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, आच्छादन का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की प्रयोज्यता कॉन्स्टिट्यूशन के डैश 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 आर्टिकल के मध्य आंतरिक भिन्नताओं से व्युत्पन्न होती है। तो जो आच्छादन का सिद्धांत है हम आर्टिकल 13 क्लोज 1 और सब क्लोज 2 दोनों में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु व्यक्ति द्वारा आधारित की जाने वाली योग्यताओं के संबंध में अशुद्ध कथन, गलत पॉइंट हमें इनमें से छांटना है कि कौन सा पॉइंट गलत है। नेक्स्ट कहता है कि वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, एकदम सही है, शुद्ध है। वह 30 वर्ष
वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ, नहीं यहाँ पे 30 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 35 ईयर है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, मतलब ये हमारा यहाँ पे अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट में लोकसभा का एक सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु योग्य होना चाहिए, ये भी सही है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए, ये सही है। सी भी सही है, मतलब हमारा बी जो ऑप्शन है अशुद्ध है, यहाँ पे 30 ईयर दे रखा है, यहाँ पे 35 ईयर होना चाहिए, 35 ईयर की एज पूरी करनी होनी चाहिए। राज्य की नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन शुद्ध है। अब हमसे सही पूछ रहा है कि कौन सी चीज सही है, कि इन्हें विधि के न्यायालयों में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, इन्हें विधि के न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है, किसी समय में प्रवर्तित है और किसी समय में नहीं, और कुछ में से प्रवर्तनीय और कुछ नहीं। अब देखो जो डीपीएसपी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ते हैं, उनको किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं, आपका उनको पालन करना ही पड़ेगा, स्टेट की ड्यूटी बनती है डीपीएसपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों की एक संख्या के मध्य डैश डैश से व्युत्पन्न हुई है, किस तरीके से हुई है, एग्रीमेंट करके, करार करके ही हुई है। अब अमेरिकी संविधान से हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उस बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान का संरक्षक है, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर या संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुने जाने के अधिकार से तात्पर्य है, सुने जाने के अधिकार से केवल वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अभियोग का दावा कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। क्यों भाई, पहले ये होता था, अब आप उस विक्टिम की तरफ से कोई अदर पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटा सकता है, तो ये गलत हो गया। आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका केवल उसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, यहाँ पर ये चीज सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों ए और बी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के संविधान में कोई गारंटी आत्यांतिक अधिकार नहीं है, तो इंग्लैंड के राइट में, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी आत्यांतिक या गारंटी वाली बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यालय की प्रवेश की तिथि से डैश डैश की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, तो 5 साल तक वो कंटिन्यू अपना पद धारण कर सकता है, और 5 साल खत्म होने के बाद जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक भी वो वहां पे पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानहानि पर लगाए जा सकते हैं, लोक व्यवस्था पर लगाए जा सकते हैं, राज्य की सुरक्षा पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन राजद्रोह पर नहीं लगाए जा सकते। तो किन पर नहीं लगाए जा सकते, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वहां पर राजद्रोह की कोई बात नहीं की गई है। और राजद्रोह सेडिशन पहले आईपीसी में पनिशेबल होता था, अब बीएनएस में पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल घोषित किए जाने के पश्चात क्या होता है, संसद राज्य विषयों के विधायन हेतु सशक्त हो जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा की सामान्य अवधि को विस्तारित कर सकता है, ये भी ठीक है। आर्टिकल 19 द्वारा गारंटी की गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है, ये भी ठीक है। उसके बाद उपरोक्त सभी, तो मतलब सारी बातें सही बताई गई है कि जब इमरजेंसी लगता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया एक विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस बिल पर क्या कर सकता है, अपनी सहमति दे सकता है, ये भी सही है। अपनी सहमति को रोक सकता है, ये भी सही है। विधेयक को पुनः विचार हेतु सदन को वापस भी कर सकता है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई भी, मतलब सारे ही ऑप्शन सही है
कि जब बिल की बात आती है तो राष्ट्रपति क्या क्या चीजें कर सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एआईबी में पहले आ भी चुके हैं, पहले के जो एआईबी के एग्जाम्स हो चुके हैं, प्लस इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो डायरेक्ट अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अब डायरेक्ट और इनको छोड़ के अब सिर्फ हमें एमसीक्यूज पे फोकस करना है। एक बार यहाँ क्लास में हो चुके हैं, एक बार आप देख रहे हो, उसके बाद एक बार और मतलब थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करके डायरेक्ट क्वेश्चन सुन रहे हो, डायरेक्ट उसका आंसर बोलो। जैसे ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है, इससे क्या हो जाएगा ना, आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं, भारत का संविधान स्थापित करता है, क्या बताता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? केंद्र और राज्यों में राष्ट्रपति प्रारूप की सरकार, या केंद्र और राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार, केंद्र में संसदीय प्रणाली की सरकार और राज्यों में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार, केंद्र में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार और राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार। नहीं, देखो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है केंद्र और राज्यों के बीच संसदीय प्रणाली की सरकार। जब हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ते हैं, उसमें एक ये विशेषता भी होती है कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, संविधान के आर्टिकल 131 के अधीन मूल अधिकारिता के प्रयोग में सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित के मध्य विवादों को ग्रहण कर सकता है और निर्धारण कर सकता है कि भारत सरकार एवं राज्य या राज्यों की सरकार, दो या अधिक राज्य, निजी व्यक्तिगत जनों और भारत सरकार, उपरोक्त ए और बी। देखो यहाँ पे आर्टिकल 131 से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 131 में भारत एवं राज्यों की सरकारों के बीच कर सकता है और दो या अधिक राज्यों के बीच कर सकता है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट, भारत का संविधान दृढ़ भी है, लचीला भी है, न तो दृढ़ न लचीला, ये गलत है, दृढ़ है, लचीला का अद्वितीय मिश्रण है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान का आर्टिकल 25 क्लोज 1 के अधीन गारंटी किए गए धर्म का प्रसार, व्यवहार विस्तार का अधिकार निम्नलिखित के अधीन है। जब आप धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हो तो सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखोगे, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखोगे। सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है जब आप धर्म का प्रचार आर्टिकल 25 में कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डैश 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 प्रकार की रिट के लिए प्रावधान करता है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कर सकता है। 5 रिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और परमादेश। ये 5 तरीके की रिट हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। रिट के लिए ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखी है कि हर एक रिट का क्या मतलब होता है, तो उसके लिए आप एमडी लॉ क्लासेस की रिट वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने कंसेप्ट बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधायिका केवल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में समाविष्ट विषयों पर विधायन करने हेतु सक्षम है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में वे केंद्रीय विषय पर भी विधायन कर सकती है। नहीं, स्टेट राज्य विधायिका की ड्यूटी है कि वह सिर्फ राज्य सूची और समवर्ती सूची में ही समाविष्ट विषयों पर क्या कर सकती है, विधायन कर सकती है, केंद्र विषयों पर नहीं कर सकती। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ये अशुद्ध कथन हमें यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। देखो आर्टिकल 20 क्लोज 1 की बात कर रहा है कि एक अपराध के लिए दोष सिद्ध एक व्यक्ति सुसंगत समय पर प्रवर्त विधि के अधीन विहित की गई अपेक्षा बृहत्तर शास्ति के अधीन किया जा सकता है। सुसंगत समय पर प्रवर्त विधि के अधीन की अपेक्षा एक बृहत्तर शास्ति के अधीन नहीं किया जा सकता। तदुपरि किसी विधि के अधीन विहित की गई अपेक्षाओं में से वृहत शास्ति के अध्ययन किया जा सकता है जो सुसंगत समय पर प्रवर्त नहीं था, या उपरोक्त बी और सी दोनों। अब देखो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्योंकि सुसंगत समय पर जो एग्जिस्टेंस लॉ के अधीन विहित की गई अपेक्षा एक बृहत्तर शास्ति के अध्ययन नहीं की
जा सकती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 का क्लोज 1 में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट किए गए हैं कौन से चैप्टर में? 4 चैप्टर में। 3 चैप्टर्स तो आप याद ही कर लो, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 में, डीपीएसपी चैप्टर 4 में, फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर 4A में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार चैप्टर से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा विनिश्चित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिहित विधायन पर संसदीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिहित शक्ति के अधीन कार्यपालिका प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई विनियमावली के पश्चात विधेयक पारित किए जाने के समय, बिल पारित करते समय प्रतिनिहित शक्ति के अधीन कार्यपालिका प्राधिकारी द्वारा नियमावली या विनियमावली बनाने के पश्चात या किसी काल बिंदु पर नहीं। अब इस पॉइंट को आप डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर से ही याद कर लो कि प्रतिनिहित विधायन पर संसदीय नियंत्रण का प्रयोग बिल पारित करते समय और प्रतिनिहित शक्ति के अधीन कार्यपालिका प्राधिकारी द्वारा नियमावली के बनाने के पश्चात किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट इसका आंसर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित रखने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित रखने की पावर किसके पास दी गई है? तो ऑब्वियस सी बात है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि यही क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अस्तित्व में आता है, अर्थात भारत के आमजन। संविधान प्रवर्त करने तो अधिनियमित करने वाले खंड समाविष्ट करती है। अधिकार और नागरिकों की स्वतंत्रता को घोषित करती है। सारी ही चीजें हमारी प्रस्तावना में बताई गई है। प्रियम्बल वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल को याद कर लो। प्रियम्बल याद नहीं होती है तो प्रस्तावना को याद करने का तरीका भी बता रखा है, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो लिखी हुई है, बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो और आपको 1 या 2 बार देखने पे वो प्रियम्बल पूरी याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिनिहित विधायन को निम्नलिखित आधार पर विधि के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जब कार्यपालिका की विधि की विरचना करने की सक्षमता पर, विधायिका द्वारा आधिक्य में प्रतिनिहित किया जाना, मौलिक अधिकारों के वायलेशन पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, उपरोक्त में से कोई मतलब कि जब एक प्रतिनिहित विधायन होता है उसको न्यायालय में चुनौती विधि की विरचना की कॉम्पिटेंसी पर भी दे सकते हैं, विधायिका द्वारा आधिक्य में प्रतिनिहित पर भी दे सकते हैं, मौलिक अधिकारों के वायलेशन में भी दे सकते हैं। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के आर्टिकल 129 के दिन सुप्रीम कोर्ट क्या माना जाता है? एक रिकॉर्ड कोर्ट भी होता है और कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने अवमान के लिए दंड की शक्ति भी देता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संघ निम्नलिखित कार्यों के अंतर्गत आता है? संघ राज्य और भारत सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र, संघ एवं राज्य, संघ एवं भारत सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र, राज्य एवं भारत सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र। अब देखो, यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जो भारतीय संघ है निम्नलिखित कार्यों के अंतर्गत आता है, संघ, राज्य और भारत सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र में आता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिता निम्नलिखित रिटें शामिल करती है? परमादेश, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सारी ही देती है। इससे पहले मैंने आपको 5 रिट बता दी, 5 रिट के नाम याद कर लो, रिट से क्वेश्चन आने की 99% पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में क्या अशुद्ध है? प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कि वह भारत संघ का, इसका प्रमुख होते हुए अधिशासी शक्ति रखता है, वह सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, वह युद्ध या शांति घोषित करने की शक्ति रखता है, वह समय समय पर राज्यसभा को विघटित कर सकता है। अब अशुद्ध कथन पूछे तो राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि वो राज्यसभा को समय समय पर विघटित कर सकता है। बाकी सारे ऑप्शन राष्ट्रपति के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 2 संसद को निम्नलिखित के लिए सशक्त करती है?
नवीन राज्य स्थापित करने के लिए, सही बात है। संघ में नवीन राज्यों का प्रवेश करने के लिए, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। आर्टिकल 2 डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज पूछी गई है। नेक्स्ट, राज्य की जनसंख्या दो वर्गों में विभाजित की जाती है, दो वर्गों में विभाजित की जाती है, एक नागरिक एक विदेशी। सही बात कर रहा है कि भारत के राज्य की जनसंख्या को दो पार्ट्स में हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षण रिट जारी की जा सकेगी। देखो, जो उत्प्रेक्षण रिट होती है या सर्शोरेरी रिट जिसको अपने बोलते हैं, ये हमेशा ज्यूरिसडिक्शन में लगती है, अधिकारिता का अभाव या आधिक्य होने पर। सही है। प्रक्रिया का उल्लंघन या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनादरण करने पर, यह भी सही है। अभिलेख के आधारित विधि की त्रुटि किंतु तथ्य की त्रुटि नहीं, या उपरोक्त आधारों में से कोई भी। अब देखो, ये हमसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि सर्शोरेरी रिट किन पर हो सकती है, तो इन सभी पर सर्शोरेरी रिट लग सकती है जब आपके पास ज्यूरिसडिक्शन का अभाव होता है, जब आपके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान केवल भारतीय नागरिकों को जातिगत अधिकारों को स्वीकृत करता है जो गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। सही बात कर रहे हैं कि हम धर्म का राइट सिर्फ इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स को ही देते हैं, बाहर के नागरिकों को नहीं देते। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 51A के अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मैंने आपको बताया था 3 चैप्टर याद कर लो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का डायरेक्ट 51A और चैप्टर क्या है, 4A है। क्या क्या कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, सारे ही कर्तव्य हमें दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, सारी ही चीजें मैंने शॉर्ट पे बता रखी है, तो आप उन वीडियोस को देखोगे तो ये तीनों पार्ट्स की आपकी ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, हम निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धर्म का राइट हम फॉरेनर को नहीं देते हैं, धर्म का राइट सिर्फ हमारे इंडिया के सिटीजन्स को ही दिया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चंस पढ़े, इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस पढ़े, टोटल अपने 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो एआईबी के एग्जाम की फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए, लेक्चर 1 देख लीजिए, इसके बाद ये लेक्चर 2। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट के ही 100 क्वेश्चंस उठाएंगे, जिनको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। प्लस जो भी स्टूडेंट अभी एआईबी का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए मैं बता दूं कि अपने YouTube पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है BNS की, जिसमें हम टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम 500 प्लस कर चुके हैं। प्लस इस 59 रुपीज में मेंस की आंसर राइटिंग की कुछ क्लासेस भी उसमें अपलोड हो चुकी है। तो आप चाहो तो एमडी लो क्लासेस की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और बीएनएस के वहां पर जो मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो एआईबी में भी आ सकते हैं, और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस भी अवेलेबल है, पेड बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, वहां से आप डिटेल्स बाकी ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करना है, और क्लास को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।